रशीदा ने जवाब नहीं दिया, सर झुका लिया। ये राजी होने वाला अंदाज था। इसके दिल ने कहा, ये तवाइफ है, अपने फ़ायदे की बात कर रही है। बेटा हुआ तो किसी हीलो हुज्जत के बगैर इसे हलाक करने के सिलसिले में राजदार बन जाएगी। इस ट्रेन में मौत का बाजार गर्म हो चुका था। इस गर्मीए बाजार में एक मासूम बच्चा भी जान से जाने वाला था। सकीना रो रही थी। एक तो दर्द ज़ेर नाकाबिले बर्दाश्त था, दूसरा फूफी के तेवर बता चुके थे कि इसके होने वाले बच्चे की खैरियत नहीं है। बच्चे की बदकिस्मती और अपनी बेबसी इसे रुला रही थी। आधे घंटे के दर्दो कर्ब और थका देने वाले इंतज़ार के बाद नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ट्रेन के दवाखाने से तमाम ज़रूरी सामान केबिन में पहुंचा हुआ था। गर्म पानी भी पहुंच रहा था। डॉक्टर केबिन के बाहर बैठा हुआ था। केस बिगड़ने पर इसकी ज़रूरत पेश आ सकती थी। अंदर से चांदनी ने कहा, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, सच्चा और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। चांदनी बच्चे की सफाई कर रही थी। सकीना इल्तिजा कर रही थी, मेरा बच्चा मुझे तो, मैं इसे सीने से लगा कर रखूँगी। रशीदा ने धीमी आवाज़ में चांदनी से कहा, बेटी तो हुई नहीं, तुम्हारी मुराद पूरी नहीं हुई, बेटा हुआ है। अब मुझे अपनी मुराद पूरी करने दो, इसे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। तुम इसे किस तरह हलाक करोगी? रशीदा ने अपने पर्स में से एक छोटी सी डबिया निकाली और भी इसे खोलकर कहा, यह नमक है, इसे नमक चटाऊंगी तो ये हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। चांदनी ने कहा, इसके हाथ से डबिया लेकर, तुमने अपने बच्चों को ये नमक क्यों नहीं चटाया था? ये कैसी बेतुकी बात पूछ रही हो तुम? चांदनी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और फिर कहा, मैं तवाइफ हूँ, मेरे अंदर की औरत मर गई लेकिन माँ जिंदा है। तू कैसी शरीफ जाती है, तेरे अंदर तो औरत भी मर चुकी है और माँ भी। थू है तुझ पर। इसने रशीदा पर थूक दिया, बच्चे को उठाकर सकीना के पहलू में डाल दिया। सकीना खुशी और एहसानमंदी से चांदनी को देखकर रोने लगी, फिर अपने बच्चे को चूमने लगी। चांदनी ने पिस्तौल निकालकर इसकी नाल को रशीदा के सीने पर रखते हुए कहा, खुदा इस बच्चे को सलामत रखे। अगर इसे कुदरती तौर पर भी मौत आएगी तो मैं यही समझूंगी कि तूने इसे मारा है, फिर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रशीदा थूक निकल कर रह गई। इसने अपने भाई से वादा किया था कि इसकी बेटी के गैर ज़रूरी बच्चे से इसे निजात दिलाएगी। इस बच्चे को मारने का इरादा करने वाली खुद पिस्तौल के सामने थी। चांदनी सकीना से कह रही थी, तुम फिक्र न करो, ये डायन तुम्हारे बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकेगी। अगर तुम्हें यह अंदेशा है कि ये कराची पहुंचकर बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मेरे साथ रह सकती हो। सकीना फिर खुशी से और एहसानमंदी से चांदनी को देखकर रोने लगी और अपने बच्चे को चूमने लगी। भवानी शंकर ने फिर भीमे को अपने पास बुलाया था। इसे कह रहा था, हमारे 9 गनमैन हैं, हर बोगी में 3-3 गनमैन को रहने के लिए बोलो। किसी भी स्टेशन के कंट्रोल रूम से कोई नहीं बोल रहा है। इनके चुप रहने के पीछे कुछ बात है, वो कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। इस वक्त वो इंजन के एक हिस्से में थे। भवानी शंकर, नीलमा और भीमा के अलावा इनके 4 गन थे। बाकी 2 पहली बोगी में थे। इनके मुसल्लह आदमियों की कुल तादाद 9 थी। वो अभी नहीं जानते थे कि 3 गनमैन कम हो चुके हैं। इंजन ड्राइवर रजब अली और उसका असिस्टेंट सेमे हुए थे और अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। भीमा इन 4 गनमैनों के साथ जाने लगा। नीलमा ने कहा, रुक जाओ। वो सब रुक गए। वो इंजन के बाहर देखते हुए बोली, शंकर इधर आओ, वो देखो एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। शंकर और भीमा तेजी से उधर गए और बाहर देखने लगे। दूर, बहुत दूर एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा था। वो ट्रेन की तरफ चला आ रहा था। भवानी शंकर ने चीख कर कहा, भीमा रॉकेट लॉन्चर लेकर जल्दी से आओ, साले चालाकी दिखा रहे हैं, हम इनको नज़दीक आने से पहले ही उड़ा देंगे। नीलमा तू कंट्रोल रूम में जाके स्टेशन वालों को वार्निंग दे, जल्दी जा। वो पहली बोगी की तरफ चली गई। भीमा रॉकेट लॉन्चर ले आया। भवानी शंकर इस लॉन्चर को अपने कंधे पर रखकर हेलीकॉप्टर के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। उस वक्त तक ट्रेन मुल्तान से गुजर चुकी थी।
वहाँ इसे मसलहतन रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। तमाम कंट्रोल रूम्स को हिदायत दे दी गई थी कि कोई मुखालिफाना रवैया इख्तियार ना करें। आर्मी इंटेलिजेंस वाले इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नीलमा कंट्रोल रूम में आकर माइक के सामने चीख चीख कर कह रही थी, इस हेलीकॉप्टर को हमारे पास आने से रोको। हम पहले कह चुके हैं कि कोई चालाकी मत दिखाओ, तुम्हें महंगा पड़ेगा। नवाब शाह के कंट्रोल रूम से कहा गया, हमें किसी हेलीकॉप्टर के बारे में इल्म नहीं है। आप कहती हैं तो हम अभी इस सिलसिले में मालूम करते हैं। तुम कुछ मालूम करो या ना करो, अगर इस हेलीकॉप्टर से हम पर हमला किया गया या किसी ने हेलीकॉप्टर से कूदकर ट्रेन में आना चाहा तो हम यहाँ मुसाफिरों को गोली मारना शुरू कर देंगे। भवानी शंकर भारी भरकम रॉकेट लॉन्चर को कंधे पर उठाए इंतजार कर रहा था और झुंझुला रहा था। हेलीकॉप्टर में आने वाले नादान नहीं थे। शुजात अली ने दूरबीन से इंजन की तरफ देखा था। वहाँ कोई कांधे पर रॉकेट लॉन्चर लिए हुए खड़ा हुआ था। इसने पायलट से कहा, इंजन की तरफ ना जाओ, पिछली बोगी के ऊपर परवाज करो। वो हेलीकॉप्टर रुख बदलकर पिछली बोगी की तरफ जा रहा था। भवानी शंकर ने कहा, भीमा तुम इंजन के उधर जाओ, वो उस तरफ से आ रहे हैं। वो बोला, दादा ये एक ही रॉकेट लॉन्चर है, मेरे पास गन है, वो नज़दीक आएगा तभी मैं इसे फायर कर सकूँगा। वो झुंझुला कर दौड़ता हुआ इंजन के दूसरी तरफ आया। वह हेलीकॉप्टर अब उधर दिखाई दे रहा था। शुजात अली ने पायलट से कहा, मालूम होता है कि इनके पास एक ही रॉकेट लॉन्चर है, इसे एक जगह से दूसरी जगह तक खूब दौड़ाओ, मैं इसे थका देना चाहता हूँ। 2 गनमैन दूसरी और तीसरी बोगी में थे। मेजर ने इस गनमैन से कहा, तुम्हारे साथी बड़ी देर से लगेज बोगी में गए हुए हैं, आखिर वहाँ क्या कर रहे हैं? वो बोला, और क्या करेंगे, साले माल समेट रहे होंगे, मैं अभी जाकर देखता हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर लगेज बोगी में गया। मेजर मजीद मलिक इसके साथ था। 20 मिनट के बाद मेजर तन्हा वापस आया। वो चौथा गनमैन भी गुम हो चुका था। भवानी शंकर ने कहा, भीमा यह हेलीकॉप्टर आसपास ही चकरा रहा है, यहाँ इंजन के पास नहीं आ रहा है। भीमा ने कहा, मैं छत पर जाऊँगा, ये रॉकेट लॉन्चर मेरे को दे दो। ट्रेन बहुत तेज़ी से जा रही है, हम इसकी स्पीड कम नहीं करेंगे। छत पर बहुत संभल कर आगे जाना होगा, वहाँ रॉकेट लॉन्चर को संभालना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, मेरे पास गन रहेगी, छत पर से निशाना खूब जमेगा। शुजात अली ने पायलट से कहा, अब इसे आखिरी बोगी पर ले जाओ, पहले मैं जाऊँगा, सीढ़ी लटकाओ। पायलट ज़हीन और तजुर्बेकार था। हेलीकॉप्टर को उस रुख पर नहीं ले जा रहा था जिधर भवानी शंकर रॉकेट लॉन्चर लिए नजर आ रहा था। वो सीधा परवास करता हुआ आखिरी बोगी के ऊपर आ रहा था। रस्सियों वाली सीढ़ी नीचे लटकाई जा रही थी। मेजर मजीद मलिक लगेज बोगी से निकल कर आ रहा था। इसने हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी। इसने ब्रिगेडियर को इशारे से बुलाया। असद ने ब्रिगेडियर से कहा, सर आप बैठे, मैं जा रहा हूँ। वो तेज़ी से चलता हुआ दोनों बोगियों के दरमियानी प्लेटफॉर्म पर आकर मेजर से बोला, सर आप ऊपर छत की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या बात है? तवज्जो से सुनो, हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है। असद ने ऊपर की सिमत देखते हुए आवाज़ सुनी। ऊपर छत थी। वो साइड वाला छोटा दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। बोगी की बैरूनी दीवार से लोहे की छोटी सीढ़ी छत तक गई थी। इसने सीढ़ी पर चढ़ते हुए हेलीकॉप्टर को लगेज बोगी के करीब आते देखा। फिर सर झुकाकर मेजर से बोला, सर आर्मी का हेलीकॉप्टर है, एक सीढ़ी नीचे लटक रही है, कोई नीचे आना चाहता है। मेजर ने कहा, थैंक्स गॉड, असद इनकी मदद करो। असद रुमाल निकालकर हेलीकॉप्टर की तरफ लहराने लगा। शुजात अली ने हेलीकॉप्टर से बाहर रस्सियों की सीढ़ी पर पांव रखकर पहले असद के दोस्ताना सिग्नल को देखा, फिर दूर इंजन तक नज़र दौड़ाई। इधर पहली बोगी की छत पर भीमा चढ़ता हुआ दिखाई दिया। शुजात अली ने इसकी तरफ इशारा किया। असद ने मज़ीद सीढ़ियाँ चढ़कर इंजन की तरफ देखा। भीमा अपने सर और सीने तक दिखाई दे रहा था। इसने गन से हेलीकॉप्टर की तरफ निशाना लिया। असद ने रिवॉल्वर निकालकर गोली चलाई। 2-3 फायर किए। भीमा लोहे की सीढ़ी पर नीचे होकर बोला, दादा तीसरी बोगी में हमारा कोई दुश्मन है, वो मेरे ऊपर फायर कर रहा है, हमारे आदमी इधर क्या कर रहे हैं? भवानी शंकर ने अपने मुसल्लह मातहतों से कहा, तीसरी बोगी में किसी के पास हथियार कहाँ से आ गया? वो भीमा पर गोली चला रहा है।
अभी जाकर देखो और इसे फौरन गोली मार दो। वो चारों फौरन ही हुक्म की तामील के लिए चले गए। भीमा अपने बचाव के लिए छत से ज़रा नीचे आ गया था। इतनी देर में शुजात अली सीढ़ियों से लटकता हुआ आखिरी बोगी की छत पर आ गया और वहां से दौड़ता हुआ तीसरी बोगी की सिमत जाने लगा। इसी वक्त भीमा ने सर उठाकर छत पर दूर तक देखा, फिर तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली शुजात अली की टांग में लगी। वो उछलकर दो बोगियों की दरमियानी छत पर गिरा। वहां लोहे की सीढ़ी पर खड़े असद ने इसे थाम लिया, वरना वो बोगियों के दरमियान पहियों के नीचे आकर कीमा बन जाता। दरवाजे पर खड़े मेजर ने इसे सहारा देकर नीचे उतारा। गोली के जख्म से लहू रिस रहा था। वो तकलीफ से कराते हुए बोला, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि भवानी शंकर और नीलमा के पास एक CD3 है। वो हमारी जान है, हमारे मुल्क का एक अहम राज है। इसे हर हाल में इनसे छीन लेना है। असद ये बातें सुनकर फिर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ छत की तरफ आया। हेलीकॉप्टर की सीढ़ी से दूसरे जासूस को नीचे आने का मौका नहीं मिल रहा था। भीमा वक्फे वक्फे से फायर कर रहा था। गोली हेलीकॉप्टर की फ्यूल टंकी में लग सकती थी और हेलीकॉप्टर तबाह हो सकता था, लेकिन परवाज के बाइस निशाना खता हो रहा था। 4 गनमैन पहले बोगी पर और दूसरी बोगी से गुजरते हुए तीसरी बोगी में आए। ब्रिगेडियर ने इंटेलिजेंस के 2 अफसरान को हथियार दिए थे। वो सब तीसरी बोगी में थे। चारों गनमैन को देखते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इन चारों के लिए यह हमला गैर मुतवक्का था। इन्हें संभलने और जवाबी हमला करने का मौका ही नहीं मिला। वो चारों मारे गए। औरतें और बच्चे चीखने लगे। फायरिंग से बचने के लिए मर्द हजरात भी सीटों के नीचे दुबकने लगे। जो मुसाफिर फौज, पुलिस और इंटेलिजेंस के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने मरने वालों के हथियार संभाल लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो दहशतगर्दों को ज़ेर करके इस बुलेट ट्रेन को इनसे छीन लेंगे। लेकिन ये एक छोटी सी इब्तिदाई कामयाबी थी। मंजिल अभी दूर थी। रास्ता बहुत कठिन था। तमाम मुसाफिरों को जिंदा सलामत रखने के लिए जांबाजों को अभी लोहे के चने चबाने थे। ट्रेन तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। भीमा की फायरिंग से बचने वाला हेलीकॉप्टर दूर जाने के बाद फिर वापस आया था। पायलट का ख्याल था कि वो इसी तरह डॉज देकर फिर एक जासूस को ट्रेन की छत पर उतरने का मौका देगा, लेकिन इस बार वो धोखा खा गया। इस बार भीमा के हाथ में गन नहीं थी, इसके कंधे पर रॉकेट लॉन्चर था। इसने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर इसे चलाया। चश्मे सदन में एक धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर के परखचे उड़ गए। खिड़की के पास बैठे हुए मुसाफिरों ने ये मंजर देखा। फरी ने चीख कर कहा, हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। असद और आर्मी अफसरान ने खिड़कियों से देखा। सभी के दिलों को सदमा पहुंचा। थोड़ी देर के लिए सभी के सर झुक गए। इस हेलीकॉप्टर में आर्मी के जांबाज शहीद हो चुके थे। सिर्फ एक शुजात अली बच गया था। इसकी एक टांग बुरी तरह जख्मी हो गई थी। इसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद नहीं मिल रही थी क्योंकि डॉक्टर और क्लिनिक पहली बोगी में थे। दवाएं वहीं मिल सकती थीं और उधर जाने से पहले ये जानना ज़रूरी था कि दुश्मन वहाँ क्या कर रहे हैं। शुजात अली ने तकलीफ से कराते हुए कहा, मेरे लिबास के अंदर मोबाइल फ़ोन है, हेडक्वार्टर से रब्ता करें। ब्रिगेडियर तारिक महमूद ने इसके लिबास से फ़ोन निकाला। भवानी शंकर और भीमा ने इन सबको फ़ोन की सहूलतों से महरूम कर दिया था। कई घंटों तक बाहर की दुनिया से कट कर रहने के बाद वो फ़ोन आया था। इसने रब्ता होने पर कहा, हेलो हेलो, मैं ब्रिगेडियर तारिक महमूद बोल रहा हूँ। हाँ, यस सर। आपके एक अफसर शुजात अली ट्रेन के अंदर पहुँच गए मगर ज़ख्मी हो गए हैं। एक बुरी खबर है, हमारे जांबाज हेलीकॉप्टर के साथ तबाह हो गए हैं। दुश्मनों के पास एक रॉकेट लॉन्चर है। ये दहशतगर्द ट्रेन को भी इसी तरह तबाह कर सकते हैं। वो दूसरी तरफ की बातें सुनने के बाद बोला, यस सर। शुजात अली ने बताया है कि भवानी शंकर के पास एक CD3 है। वो हमारे मुल्क का एक अहम राज यहाँ से ले जाना चाहता है। हम इसे जाने नहीं देंगे। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। तारिक महमूद ने कहा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारी मदद के लिए इधर जो भी हेलीकॉप्टर आएगा इसे तबाह कर दिया जाएगा। ये दुश्मन ना तो ट्रेन रोकेंगे और ना ही ट्रेन के करीब किसी को आने देंगे। जहाँ तक मुकाबला करने की बात है,
तो हमारे पास भी हथियार आ गए हैं और जाबाजों की भी कमी नहीं है। मजबूरी ये है कि इंजन और इसके बाद की 2 बोगियां इनके कब्जे में हैं। जब इन्हें खतरा पेश आएगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी तबाही ले आएंगे। थोड़ी देर तक बातें होती रहीं, फिर राब्ता ख़त्म हो गया। ब्रिगेडियर ने इस कंपार्टमेंट के मुसाफिरों को मुखातिब करते हुए कहा, ख़वातीनो हज़रात, अभी हमने अचानक फायरिंग की थी। आप सब दहशतज़दा हो गए थे। यह हमारी मजबूरी थी। हम अचानक दुश्मनों को निशाना ना बनाते तो वो हमारे साथ आपकी ज़िंदगियों से भी खेल जाते। मेजर मजीद मलिक ने कहा, इस बोगी में आप सब फ़िलहाल महफूज हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो इधर हमला करने ना आए। इनके 8 गनमैन जहन्नम रसीद हो चुके हैं। अब वहाँ भवानी शंकर, नीलमा, भीमा और 2 गनमैन रह गए हैं। वो तादाद में बहुत कम है। इसके बावजूद इन्हें हम पर बरतरी हासिल है क्योंकि ये ट्रेन इनके कंट्रोल में है। वो अपनी मौत को सामने देखकर इस ट्रेन को हादसे का शिकार बना सकते हैं। लिहाजा हम खूब सोच समझकर इनसे निपटने की कोशिश करेंगे। असद ने फरी से कहा, तुम अगली बोगी में जाओ, कोई रोके तो कहना। वहाँ एक लड़की की ज़चगी हुई है। तुम ज़च्चा और बच्चा को देखने आई हो। वो बोली, वो मुझे इस ज़च्चा की तरफ जाने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, इतनी देर में तुम ये देख लोगी कि वहाँ भवानी शंकर और गनमैन वगैरह हैं या नहीं। एक अफसर ने कहा, यह अच्छा आइडिया है। हमें अगली बोगी की सिचुएशन मालूम होनी चाहिए। एक अफसर ने ये कहा और बतूल भी ने उठकर फरी से कहा, और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो दोनों उठकर दूसरी बोगी की तरफ जाने लगी। भीमा ने छत से उतरकर कहा, जय महाकाली, दादा, मैंने हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। यहाँ आने वालों को नरक में पहुँचा दिया है, मगर एक फौजी ट्रेन के अंदर आ गया है। इसको मेरी गोली लगी थी। शंकर ने कहा, तीसरी बोगी से कोई तुम पर गोलियां चला रहा था? इसके पास गन कहाँ से आई? क्या तुम लोगों ने अच्छी तरह तलाशी नहीं ली थी? नीलमा ने कहा, हमने तलाशी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पता नहीं किसने कहाँ गन छुपाई हुई थी। हमारे 4 आदमी उधर गए हैं। उनमें से कोई अभी आकर वहाँ के हालात बताएगा। इंजन के दरवाजे पर दस्तक सुनाई थी। भीमा ने करीब आकर पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई थी, मैं चांदनी हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। भीमा ने नीलमा को देखा। वो बोली, ये मेरे भरोसे वाली है, दरवाज़ा खोलो। इसने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आते ही घबराते हुए बोली, तीसरी बोगी में ज़बरदस्त गोलियां चलती रही हैं। वहाँ जो 4 गनमैन गए थे वापस नहीं आए। मैं थोड़ी देर तक दूसरी बोगी में इंतज़ार करती रही। अब यहाँ आई हूँ। मालूम होता है कि वो 4 मारे गए हैं। भीमा ने हैरानी से और बेचैनी से कहा, हमारे 4 आदमी मारे गए? ये कैसे हो गया? भवानी शंकर ने कहा, इसका मतलब है कि एक ही आदमी के पास गन नहीं है। इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं। फिर वो गरज कर बोला, तुम लोगों ने कैसे तलाशी ली थी? इनके पास हथियार कहाँ से आ गए? नीलमा ने कहा, गरजता क्यों है? हम पर भरोसा नहीं है। हमने एक एक जगह की तलाशी ली थी। भवानी शंकर ने एक जोर का थप्पड़ रसीद किया। कुत्ते की बच्ची, क्या तुम लोगों ने लगेज रूम की तलाशी ली थी? चांदनी ने नीलमा को अपनी तरफ खींचकर गले से लगाते हुए कहा, ये तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और तू इस पर हाथ उठाता है? नीलमा को मोहब्बत मिली तो वो चांदनी से लिपट गई। हालांकि वो अक्सर अपने इस आशना से मार खाती रहती थी और कहती थी, जब तू मेरे को मारता है तो तभी सच्ची मुच्ची का मर्द लगता है। बस तू ही एक है जो मेरे ऊपर भारी पड़ता है। भीमा ने कहा, दादा, हमारे 2 आदमी आखिरी बोगी में गए थे। फिर मेरे साथ रघु था, वो भी गया था। उन्होंने माल बटोरने के लालच में वहाँ तमाम सामान की तलाशी ली होगी। तुम अंदाजे से बोल रहे हो। पता नहीं वो लालची कुत्ते उधर क्या कर रहे हैं। क्या वो अब तक वहीं हैं? वापस क्यों नहीं आए? भीमा, अपने आदमियों का हिसाब तो रखो। कौन कहाँ मरता पड़ा है? चांदनी ने कहा, मैंने पहली और दूसरी बोगी में एक एक गनमैन को देखा है। वहाँ तीसरा कोई नहीं है। भवानी शंकर ने कहा, हमारे 4 आदमी मारे गए हैं। आगे 2 बोगियों में 2 हैं, बाकी 2 कहाँ हैं? भीमा ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ। कहाँ जाकर देखोगे? तीसरी बोगी में न जाने कितने हथियार वाले होंगे। पहली और दूसरी में चांदनी देखकर आई है।
वो दोनों आखिरी बोगी में छुपे होंगे, या फिर वो बोलते बोलते रुक गया, फिर सर झटक कर बोला, ये नहीं हो सकता, वो ज़रूर जिंदा होंगे, मेरे इतने आदमी नहीं मर सकते। वो नीलिमा और चांदनी से बोला, तुम दोनों ड्राइवर और इसके असिस्टेंट को गन पॉइंट पर रखो, हम अभी आते हैं। वो भीमा के साथ दरवाज़ा खोलकर इंजन और पहली बोगी के दरमियानी प्लेटफॉर्म पर आया। भीमा ने कहा, दादा तुम इधर मत जाओ, पहले मैं जाऊंगा, फिर वहाँ की खबर लेकर आऊँगा। वो बोला, तुम भी वहाँ नहीं जाओगे, हम किसी तीसरे को भेजेंगे। ये आर्मी और इंटेलिजेंस वाले बहुत चालाक बन रहे हैं। वो अपनी अपनी गन संभालते हुए बड़े मोहतात अंदाज में पहली बोगी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। कंट्रोल रूम में इंचार्ज हेड कंट्रोलर और दोनों लड़कियां थीं। वो बातें कर रहे थे, इन्हें देखकर चुप हो गए। इनका एक गनमैन जमुना दास वहाँ मौजूद था। भवानी शंकर ने पूछा, क्या ये लोग फ़ोन पर बाहर वालों से बातें कर रहे थे? जमुना दास ने कहा, नहीं दादा, ये फ़ोन बंद करके बैठे हैं, अगर ये बात करते तो मैं इनको गोली मार देता। भीमा ने पूछा, गंगाधर, राजीव और रघु कहाँ हैं? मैं नहीं जानता, वो लगेज रूम में गए थे, इसके बाद मैंने इन्हें नहीं देखा। वो आगे वाली बोगी में होंगे। तेरे साथ गीतू था, क्या वो दूसरी बोगी में है? हाँ, वो उधर ही है। इसको मालूम होगा कि वो तीनों कहाँ हैं। तू वहाँ जाके मालूम कर कि वो तीनों कहाँ मर गए हैं। तीसरी बोगी में ना जाना, उधर खतरा है। वो चला गया। कंट्रोल रूम के बाद दूसरे कंपार्टमेंट में गद्दार पुलिस अफसर सरताज मोइन और इंटेलिजेंस का अफसर फारिस साहब बैठे थे। इन्हीं दोनों ने वो ट्रेन रुकवाई थी और भवानी शंकर को ट्रेन हाईजैक करने का मौका दिया था। ये बात आर्मी और पुलिस के तमाम अफसरान को मालूम हो चुकी थी। वो दोनों सहमे हुए थे। भवानी शंकर से निपटने के बाद इन्हें कानून के हवाले किया जाने वाला था। इनसे रिश्वत के 50 लाख रुपए भी छीने जाते, इनकी मुलाजमतें भी जाती और वो जेल भी जाते। वो दोनों भवानी शंकर को देखते ही ताबेदारों की तरह उठकर खड़े हो गए। उसने कहा, मैंने सोचा है कि तुम दोनों को अपने साथ ले चलूँगा, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेंगे। वो दोनों खुश हो गए। सरताज मोइन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, दादा तुम बहुत मेहरबान हो, तुम इन आर्मी वालों से हमारी जान छुड़ा दो, हम तुम्हारे काम आते रहेंगे, हमें अपने साथ हिंदुस्तान ले चलो। हाँ जरूर ले जाएंगे। ये बताओ कि तुम लोगों ने तीसरी बोगी में गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी थीं? वारिशा ने कहा, मैंने सुनी थी, मैं इस वक्त दूसरी बोगी में था। तीसरी बोगी से फायरिंग की आवाज़ें सुनते ही भागकर इधर चला आया। तुम्हें वहाँ रहना चाहिए था। तुम दोनों अभी तीसरी बोगी में जाओ, हमारे लिए जासूसी करो। वारिशा ने थूक निकल कर कहा, वहाँ ब्रिगेडियर और मेजर हैं, हमारी जान पहचान वाले कई अफसरान हैं, हमें देखते ही गोली मार देंगे। वो किसी अदालती फैसले का इंतज़ार नहीं करेंगे। सरताज मोइन ने कहा, जब वो हमें मार डालेंगे तो हमसे तुम्हें वहाँ की कोई बात मालूम नहीं होगी। तुम किसी ऐसे आदमी को वहाँ भेजो जो वापस भी आ सके। बात माकूल थी। भवानी शंकर दूर तक देखते हुए सोचने लगा। इसके बाद वाले कंपार्टमेंट में किचन था। वो तेज़ी से चलता हुआ किचन में आया। वहाँ बशीर चाचा और वेटर का काम करने वाले तमाम मुलाजिम बैठे थे। शंकर और भीमे को देखकर खड़े हो गए। बशीर ने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, सरकार माई बाप, खाने के लिए क्या पेश करूं? उसने पूछा, ये तमाम वेटर यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? क्या मुसाफिरों को चाय नाश्ता और खाना नहीं दे रहे हो? माई बाप, सभी सहमे बैठे हैं, खाना पीना भूल गए हैं। मेरे वेटर 2 घंटे पहले तमाम कंपार्टमेंट में गए थे। किसी ने खाने का तो क्या, चाय का भी आर्डर नहीं दिया। अब तो ये सोचा है कि कोई आएगा तभी आर्डर सप्लाई करूँगा। नहीं, उसने हुक्म दिया, अपने वेटरों को दूसरी बोगियों में खाने पीने की चीज़ें देकर भेजो। ये बताओ, तुम्हारे सबसे होशियार वेटर यहाँ कितने हैं? काम में सभी होशियार हैं जनाब, इन सब में 2 वेटर तो बहुत ही चालाक हैं। फिर बशीर चाचा ने अन्नू और मक्कर से कहा, तुम दोनों यहाँ आओ। वो सामने आकर खड़े हो गए। भवानी शंकर ने इन्हें सर से पैर तक देखा, फिर हुक्म दिया, तुम दोनों खाने पीने की चीज़ें लेकर यहाँ से तीसरी बोगी में जाओगे और वहाँ हमारे लिए जासूसी करोगे।
अन्नू और मक्कड़ ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। बशीर अहमद ने हाथ जोड़कर पूछा, आप इनसे क्या काम लेना चाहते हैं? वो बोला, तीसरी बोगी में आर्मी और पुलिस वाले हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। वो नादान ये नहीं समझ रहे हैं कि तुम सब यहाँ मुसीबत में पड़ जाओगे। हमारी तरफ एक भी गोली आएगी तो हम पूरी ट्रेन को कहीं भी उल्टा देंगे, एक मुसाफिर को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप दुरुस्त कहते हैं, क्या मैं वहाँ जाकर इन्हें ये बात समझाऊं? हाँ, तुम भी जाओ, इन्हें बातों में लगाओ। ये दो वेटर वहाँ खाना सर्व करते हुए ये देखेंगे कि इनके पास कितने हथियार हैं और वहाँ कितने लड़ने वाले हैं। ठीक है। अन्नू, मक्कड़, बड़ी ट्रे में खाने की चीज़ें और पानी की बोतलें रखो। भीमा ने बशीर का गिरबान पकड़कर कहा, याद रखो, वापस आके हमसे झूठ बोलोगे, हमको धोखा दोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, मुझे अपनी जान प्यारी है, हमें से कोई झूठ नहीं बोलेगा। इन दोनों ने एक के ऊपर एक खाने की कई ट्रेन रखी। वे बशीर चाचा के पीछे जाने लगे। इनके पीछे शंकर और भीमा थे। वो सब आगे पीछे चलते हुए दूसरी बोगी में आए। वहाँ इनका एक गनमैन पासू खड़ा हुआ था। शंकर ने पूछा, तीसरी बोगी में फायरिंग हुई थी, हमारे कितने आदमी उधर गए थे? हमारे 4 साथी गए थे, वो वापस नहीं आए। तब से मैं दरवाजे के पास निशाना लेके बैठा हूँ। कोई भी गन वाला दुश्मन इस बोगी में आएगा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। भवानी शंकर ने कहा, हम यहाँ दरवाजे के पास रहेंगे और ये तीनों उधर जा रहे हैं, पूरी तरह होशियार रहना। इसने बशीर अहमद को जाने का इशारा किया। वो दरवाज़ा खोलकर 2 बोगियों के दरमियान प्लेटफॉर्म पर आया। तीसरी बोगी के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। दूसरी तरफ से किसी ने पूछा, कौन हो? मैं बूफे कार का कॉन्ट्रैक्टर बशीर अहमद हूँ, खाने पीने का सामान लेकर आया हूँ। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर दरवाज़ा ज़रा सा खुला। एक शख्स ने झांक कर बशीर अहमद और 2 वेटरों को देखा, फिर दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया। वो तीनों अंदर आए। दरवाजे को फिर से लॉक कर दिया गया। बशीर अहमद ने दूर तक नजरें दौड़ाईं। कुछ फासले पर ब्रिगेडियर और मेजर खड़े थे। इसने कहा, सर, मैं तो आप सबका खादिम हूँ। वहाँ भवानी शंकर को भी माई बाप कहने पर मजबूर हूँ। वो कह रहा है, आप इसके खिलाफ महज बनाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके कब्जे में इंजन है, वो जब चाहेगा पूरी ट्रेन को उल्टा कर रख देगा। अगर आप इसके खिलाफ कुछ करने वाले हैं तो खुदा के लिए अपने इरादों से बाज आ जाएं। ब्रिगेडियर ने कहा, तुम भवानी शंकर से कहो वो हमसे बात करें, हम इस दरवाजे पर रहेंगे, वो दूसरी बोगी के दरवाजे पर रहेगा। हमारे हाथों में हथियार होंगे, लेकिन हम गोलियां चलाकर किसी भी मुसाफिर को जानी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो और उसके आदमी भी गोली नहीं चलाएंगे। जाओ, इससे पूछो क्या वो हमसे बात करेगा। दरवाजे के लॉक को खोला गया। बशीर अहमद दूसरी बोगी की तरफ चला गया। अन्नू और मक्कड़ मुसाफिरों को खाना सर्व कर रहे थे और चोर नज़रों से देखते जा रहे थे कि वहाँ कितने अफराद के पास हथियार हैं। इस वक्त फरी वॉशरूम में थी। असद वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा था। जब वो बाहर आई तो इसके साथ चलता हुआ अपनी सीटों की तरफ जाने लगा। एकदम से फरी ने चीख कर कहा, असद, वो डाकू और कातिल यहाँ हैं। असद ने भी चौंक कर अन्नू और मक्कड़ को देखा। इसी वक्त इन दोनों ने भी फरी और असद को देखा। मक्कड़ के हाथ से ट्रे छूट गई। वो पलटकर दरवाजे की तरफ भागने लगा। असद ने मेजर से कहा, सर, इसे पकड़ लें, जाने न दें। मेजर ने इसका रास्ता रोककर पूछा, कौन हो तुम? वह हकलाते हुए बोला, हुजूर, मैं एक मुलाजिम हूँ, मुझे जाने दें, वो आदमी मेरा दुश्मन है। अन्नू एक तरफ सहमा खड़ा था। असद ने ब्रिगेडियर से कहा, सर, मैंने आपसे कहा था कि 2 बदमाशों ने लाखों रुपए चुराने के लिए परी के वालिदैन को कत्ल किया था। वो दोनों बदमाश, चोर और कातिल यही हैं। इसका नाम अन्नू है और दूसरे को मक्कड़ कहते हैं। फरी रोते हुए बोली, इन शैतानों ने मेरी आंखों के सामने मेरी अम्मी और अब्बू को गोली मारी थी। आप इन्हें पकड़ लें, इन्हें फांसी पर चढ़ा दें। अन्नू ने कहा, ये दोनों झूठ कह रहे हैं, हम तो इन्हें जानते भी नहीं, पहली बार देख रहे हैं। ब्रिगेडियर ने इसके मुंह पर एक घूंसा मारा।
मेजर मक्कड़ की पिटाई करने लगा। असद कह रहा था कि ये शैतान कत्ल करके फरार हो गए थे। पुलिस वाले मुझे कातिल समझने लगे हैं। ये दोनों कातिल आपके सामने हैं, आप मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। अनवर, अन्नू और मक्कड़ को फर्श पर उकड़ू बैठने का हुक्म दिया गया। इसी वक्त बशीर अहमद वापस आया। अन्नू ने कहा, चाचा हमें बचाओ, हम तुम्हारे मुलाजिम हैं, मगर यहाँ हमें डाकू और कातिल कहा जा रहा है। बशीर अहमद ने मेजर से पूछा, हुजूर क्या आप इन्हें डाकू और कातिल कह रहे हैं? असद ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, पिछली रात इन्होंने 2 कत्ल किए हैं और लाखों रुपए इस लड़की के घर से चुरा कर ले गए हैं। इन्होंने इसी लड़की के माँ बाप को कत्ल किया है। ये वारदात करने के बाद आपके पास आए और आपने इन्हें यहाँ वेटर की मुलाजमत दे दी। आपने क्यों मुलाजमत दी है? क्या आप कातिलों और डाकुओं को पनाह देते हैं? बशीर अहमद ने बौखलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं जानता कि इन्होंने कैसी वारदात की है। ये मेरे पास नौकरी के लिए आए थे, मुझे 2 आदमियों की ज़रूरत थी, मैंने इन्हें काम पर रख लिया। क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो? इसकी अकल ने समझाया, इनकार करना चाहिए। अनवर और मक्कड़ के खिलाफ आर्मी वाले इंक्वायरी करेंगे तो ये हकीकत सामने आएगी कि लाहौर के थानों में इन दोनों का मुजरिमाना रिकॉर्ड है और इन्होंने पिछली रात बशीर चाचा के पास नौकरी के लिए आकर ये नहीं बताया था कि इन्होंने 2 कत्ल किए हैं। अलबत्ता लाखों रुपए इनके पास थे। इन्होंने बशीर चाचा को 1 लाख रुपए दिए थे और इसने लालच में आकर बुलेट ट्रेन के जरिए इन्हें कराची तक ले जाने का वादा किया था। अब वो वादा और रिश्वत के 1 लाख रुपए महंगे पड़ने वाले थे। इसने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं इन दोनों को अच्छी तरह नहीं जानता। लाहौर में इनसे दूर की सलाम दुआ रही है। अगर इन पर डकैती और कत्ल का इल्ज़ाम है तो मैं इनके मामले में नहीं पड़ूंगा। अन्नू ने कहा, चाचा ये क्या कह रहे हो? तुम हमें इस इल्ज़ाम से नहीं निकालोगे तो और कौन निकालेगा? तुम हमारे अच्छे बुरे में शरीक रहे हो, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। तुम हमें अच्छी तरह जानते हो, इसलिए हमारा साथ तुम्हें देना ही पड़ेगा। अन्नू की बातों में दरपरदार धमकी छुपी हुई थी। वो दोनों ये इल्ज़ाम लगा सकते थे कि इसने इनसे 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर लिए थे और ये जानता था कि वो दोनों पिछली रात कहीं से बड़ी वारदात करके आए हैं। लेकिन बशीर अहमद भी पुराना घाक था। इसके खिलाफ रिश्वत लेने का कोई सबूत नहीं था। पिछली रात इसकी बीवी और बच्चे इसे अलविदा कहने आए थे। इसने वो 1 लाख रुपए छुपाकर बीवी को दे दिए थे। वहाँ इस ट्रेन में इसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। इसके बरक्स अन्नू और मक्कड़ ने अपने तकरीबन 6 लाख रुपए चावल की एक बोरी में छुपाए थे। भीमा और इसके आदमियों ने अनाज की तलाशी नहीं ली थी, इसलिए वो रकम महफूज रही थी। बाद में इन दोनों ने इस रकम को चावल की बोरी से निकालकर दोबारा अपने बैग में छुपा लिया था। आइंदा इनके सामान की तलाशी ली जाने वाली थी और वो डकैती की रकम इनके खिलाफ ठोस सबूत बनने वाली थी। ब्रिगेडियर ने हुक्म दिया, इन दोनों को लगेज बोगी में ले जाकर रस्सियों से बांध दो, ये वहाँ कैदी बनकर रहेंगे। इसके हुक्म की तामील होने लगी। अन्नू और मक्कड़ को आखिरी बोगी में कैद कर दिया गया। परी ने खुश होकर असद से कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, तुम कत्ल और डकैती के इल्ज़ाम से बरी हो जाओगे। मेजर ने बशीर अहमद से पूछा, भवानी शंकर क्या कह रहा है? वो बात करने पर राजी है। वो कहता है कि इन दोनों बोगियों के दरवाजे खुले रहेंगे। वो अपने आदमियों और हथियारों के साथ अपने बोगी के दरवाजे के पास छुपा रहेगा और आपसे बातें करेगा। अगर किसी ने भी गोली चलाई तो फायरिंग का सिलसिला रुकेगा नहीं। ट्रेन के तमाम मुसाफिर मारे जाएंगे। मेजर ने कहा, हमारी तरफ से फायरिंग नहीं होगी, हम अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल रहे हैं, तुम उधर जाकर दरवाज़ा खुलवाओ। उधर का दरवाज़ा फिर खुल गया। बशीर अहमद दूसरी बोगी का दरवाज़ा खुलवाकर इस जानिब चला गया। दोनों दरवाज़ों के सामने से मुसाफिरों को हटा दिया गया। वो सब अपनी अपनी बोगी में दूर चले गए ताकि नागहानी फायरिंग से महफूज रह सकें। भवानी शंकर अपने आदमियों के साथ दरवाजे के करीब दीवार से लगकर खड़ा हो गया था। तीसरी बोगी वालों को नज़र नहीं आ रहा था। इसी तरह मेजर, ब्रिगेडियर और असद वगैरह इन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। वो सब
एक दूसरे की आवाज़ें सुन सकते थे। भवानी शंकर ने ऊंची आवाज़ में कहा, हमने कहा था कि हमसे कोई चालाकी नहीं दिखाओगे तो हम किसी मुसाफिर को गोली नहीं मारेंगे, मगर तुम लोग हमसे दुश्मनी कर रहे हो। ब्रिगेडियर तारिक महमूद ने कहा, अगर तुम हमारी एक बात मान लोगे तो फिर कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। तुम्हारी बात मानने वाली होगी तो हम जरूर मानेंगे। बोलो, हमसे क्या चाहते हो? तुम्हारे पास CD3 है, इसे हमारे हवाले कर दो। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। झूठ बोलोगे तो बात नहीं बनेगी और बिगड़ जाएगी। तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि हम तुम्हें बॉर्डर पार करने देंगे, और तुम भी ये बात अपनी खोपड़ी से निकाल दो कि इस ट्रेन में एक भी मुसाफिर के साथ तुम जिंदा रहोगे और मेरे को बॉर्डर पार करने से रोक सकोगे। भवानी शंकर, कराची तक रेलवे ट्रैक की सख्ती से निगरानी की जा रही है। तुम हम सबको मारकर जहाँ भी ट्रेन रोकोगे और फरार होना चाहोगे, वहाँ आर्मी और पुलिस दोनों तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए मौजूद होंगे। मेजर ने कहा, अगर तुम अपने आदमियों के साथ जिंदा सलामत बॉर्डर पार करना चाहते हो तो CD3 हमारे हवाले कर दो। हम कसम खाकर वादा करते हैं तुम्हें सरहद पार पहुंचा देंगे। हम वादों और कस्मों से बहलने वाले नहीं हैं। पहले ये बताओ, हमारे 7 आदमी कहाँ हैं? ब्रिगेडियर ने कहा, तुमने इस ट्रेन पर कब्जा करते ही पहली बोगी में हमारे एक पुलिस अफसर और 2 सिपाहियों को मार डाला। हमने इनका हिसाब नहीं लिया। तुम भी अपने आदमियों का हिसाब न मांगो। इसका मतलब यह है कि तुमने हमारे 8 आदमियों को मार डाला है। मेरा नेक मशवरा है, आइंदा जिंदा रहने के लिए समझौता करो। पहले हम तुम्हारे 8 आदमी मारेंगे, फिर कोई समझौता करेंगे। हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इंजन तुम्हारे कब्जे में है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मगर ये याद रखो, अगर तुमने एक भी मुसाफिर की जान ली तो फिर मरता क्या ना करता कि मुस्ताक हम पूरी ट्रेन की तबाही बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेजर ने कहा, इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लो और अकल से समझो। तमाम मुसाफिरों को जिंदा सलामत रखकर तुम अपनी सलामती की जमानत हासिल कर सकते हो। तुम चाहो तो अभी ट्रेन को छोड़कर जा सकते हो। हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे। मैंने तुम्हारे भरोसे पर जिंदा रहने के लिए इस ट्रेन को हाईजैक नहीं किया है। मेरे को मालूम है कि किस टाइम क्या करना है। मेरे 8 के बदले तुम्हारे 8 मरेंगे और ज़रूर मरेंगे। इसकी बात ख़त्म होते ही एक गोली चली। इस दूसरी बोगी से किसी मुसाफिर की चीख सुनाई थी। फिर दूसरी, तीसरी गोलियां चलने के साथ औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं। ब्रिगेडियर, मेजर और असद वगैरह के चेहरे सर्द पड़ गए। यूँ लग रहा था जैसे दूसरी बोगी में कत्लेआम हो रहा है। वो चीख चीख कर कहने लगे, भवानी शंकर, रुक जाओ, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है। बेकसूर औरतों और बच्चों को हलाक न करो। रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। फायरिंग खत्म हो गई, थम गई। मुसाफिरों की आहें और कराहें सुनाई दे रही थीं। भवानी शंकर ने गरजते हुए कहा, हमने भी तुम्हारे बंदे मार दिए। इसके बाद हमको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई चालाकी दिखाओगे तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये कहते ही उन्होंने तीसरी बोगी की तरफ तड़ातड़ गोलियां चलाईं और फिर अपनी तरफ के दरवाजे को बंद करके लॉक कर दिया। इस तरह उन्होंने सब पर यह दहशत तारी कर दी कि अब वो इंजन से लेकर दूसरी बोगी तक जब चाहें खून खराबा कर सकते हैं। ब्रिगेडियर ने घड़ी देखते हुए कहा, 5 घंटे गुजर चुके हैं, अभी और 5 घंटे का सफ़र है। पता नहीं वो शैतान कराची तक पहुंचने तक और क्या करने वाले हैं। असद ने परेशान होकर कहा, वो हमारे मुल्क का राज चुरा कर ले जा रहा है। वो कहीं भी अचानक गाड़ी रोककर फरार होगा तो फिर हमारी गिरफ्त में नहीं आ सकेगा। इसी ट्रेन में इसे गिरफ्तार करना होगा। वो सब एक दूसरे को देख रहे थे, परेशान होकर सोच रहे थे। भवानी शंकर को सैर करने की कोई तदबीर सुझाई नहीं दे रही थी। वो सब इधर से उधर टहल रहे थे, कोई सुकून से बैठ नहीं पा रहा था। वो ट्रेन एक तरह से 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी।
تیسری اور آخری لگیج گیراج کو کسی حد تک آزادی مل چکی تھی۔ باقی انجن اور 2 بوگیاں مقبوضہ تھیں۔ ٹرین کا اصل حصہ دشمن کے کنٹرول میں تھا، وہ وہاں سے کسی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسد نے کہا، سر، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، ہمیں کسی بھی طرح انجن پر قبضہ کرنا چاہیے، اور یہ ناممکن ہے۔ ناممکن اس لیے کہ ہم ادھر جانا چاہیں گے تو وہ شیطان پھر قتل عام شروع کر دے گا۔ ہم اسی دباؤ میں رہیں گے تو وہ CD3 لے کر فرار ہو جائے گا۔ ایک افسر نے کہا، وہ جہاں بھی ٹرین روک کر فرار ہوگا وہاں ہم بھی اتر جائیں گے، انہیں گھیر کر گرفتار کر سکیں گے۔ وہ نادان نہیں ہے، فرار ہونے کے لیے اعلی افسران کی بیک مات اور بچوں کو ساتھ لے جائے گا۔ ہم اپنوں کی سلامتی کے لیے نہ اس پر گولیاں چلا سکیں گے اور نہ ہی اس کا تعاقب کر سکیں گے۔ وہ پھر سوچ میں پڑ گئے، بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ اسد نے کہا، سر، میں انجن تک جاؤں گا۔ سب نے اسے تعجب خیز نظروں سے دیکھا۔ بریگیڈیئر نے کہا، تم وہاں تنہا جا کر کیا کر لو گے؟ 2 میں سے کوئی ایک ہی بات ہوگی، دشمن کو مار دوں گا یا مارا جاؤں گا۔ پہلے سے مایوس ہو کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ناکامی ہوگی، کامیابی بھی ہو سکتی ہے۔ تمہاری اس حرکت سے تمام عورتوں، مردوں اور بچوں کی جانیں جا سکتی ہیں۔ اسد نے پوچھا، کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ آگے جا کر مسافر زندہ سلامت رہیں گے؟ وہ فرار ہونے کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر وہ التجا آمیز لہجے میں بولا، سر، ہمیں کچھ تو خطرہ مول لینا ہی چاہیے، پلیز مجھے جانے دیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ کسی ایک مسافر پر بھی آنچ نہ آئے۔ آرمی اور پولیس کے تمام افسران کو یہ اندیشہ تھا کہ بھوانی شنکر وہ اہم راز لے کر فرار ہو جائے گا اور ان کی گرفت میں نہیں آئے گا۔ پھر وہ فرار ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، ٹرین کو حادثے سے دوچار کر سکتا تھا، اہم شخصیات کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ ایسے وقت میں کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ ایسا ہونے سے پہلے اسے روک لیا جائے۔ بریگیڈیئر نے کہا، ٹھیک ہے، خطرہ تو مول لینا ہوگا، تم جاؤ، ہمارے پاس تو اب صرف دعائیں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور تمہیں نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ وہ ان کے ساتھ تیسری اور آخری بوگی کے درمیانی پلیٹ فارم پر آیا۔ اس کے لباس میں ریوالور تھا اور ہاتھوں میں ایک کلاشنکوف تھی۔ پری ایک طرف کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر بھی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ جان پر کھیلنے جا رہا تھا، دل کو بس دھڑکا سا لگا تھا کہ وہ واپس نہیں آ سکے گا۔ اگر تنہائی میں موقع ملتا تو وہ اسے جانے سے روک دیتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ پھر بھی نہ رکتا۔ اسد نے اس پر الوداعی نظر ڈالی، بڑے عزم سے مسکرایا، پھر پلیٹ فارم والے چھوٹے دروازے سے باہر آ کر لوہے کی سیڑھی پر چڑھتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ ٹرین اس وقت 80 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلی جا رہی تھی۔ بھوانی شنکر نے 8 مسافروں کو ہلاک کر کے اچھی طرح دھونس جما لی تھی۔ بھیما نے کہا، دادا، اب وہ لوگ ہم سے دشمنی کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، مگر باہر سے پھر ان کے لیے مدد آ سکتی ہے۔ تم نے ایک ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا، اب وہ تباہی کے لیے اور ہیلی کاپٹر نہیں بھیجیں گے، مگر آرمی والے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ریل ٹریک کے آس پاس چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے ڈپٹی نے کہا ہے کہ حیدرآباد اور کراچی کے درمیان کہیں بھی اس ٹرین کو روکنا ہے۔ ابھی وہ فون پر بتائیں گے کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ ہمیں کم سے کم 4 گھنٹے اور اس ٹرین میں رہنا ہوگا۔ کیا میں انجن میں جاؤں؟ وہاں دیدی اور چاندنی اکیلی ہیں۔ ہاں تم جاؤ، مجھ کو ابھی یہاں رہنا ہوگا، یہ تیسری بوگی والے کچھ گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ بھیما انجن کی طرف جانے لگا۔ اس کمپارٹمنٹ کے تمام مسافر بری طرح دہشت زدہ تھے، عورتیں اور بچے رو رہے تھے۔ ان سب نے 8 مسافر عورتوں، بچوں اور مردوں کو گولیاں کھا کر مرتے دیکھا تھا۔ اب ان سب کو اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ بھیما کچن میں آ کر رک گیا، اسے بھوک لگی تھی، وہاں کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ اطمینان تھا کہ کوئی دشمن تیسری بوگی سے ادھر نہیں آ سکے گا۔
दूसरी बोगी के दरवाजे को लॉक कर दिया गया था। एक दूसरे की तरफ आने जाने का रास्ता बंद हो चुका था। असद तीसरी बोगी की छत पर आकर औंधे मुंह लेट गया था। ट्रेन की तेज रफ्तारी के बायस हवा इतनी तेज थी कि खड़ा होने से पीछे की तरफ उलटने और नीचे गिरने का अंदेशा था। तेज हवा के बायस आंखें पूरी तरह खुल नहीं रही थीं। वो आंखें बमुश्किल खोलकर चारों हाथ पैरों से रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसे हाथ पांव अच्छी तरह जमा कर रेंगना पड़ रहा था। दूसरी बोगी तक पहुंचने में 20 मिनट लग गए। फिर वो दूसरी बोगी की छत पर भी इसी तरह औंधे मुंह लेट कर रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। इसकी नजरें इंजन की तरफ थीं। वो एक बार भीमा को इधर देख चुका था, इसलिए बहुत मोहतात था। वो किसी भी लम्हे में नमूदार हो सकता था। वो दूसरी बोगी को अबूर करके पहली बोगी की छत पर आ गया। इसी तरह औंधे मुंह रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। दुश्मन इसकी आमद से बेखबर थे, लेकिन हालात अचानक ही इस तरह बदल गए कि दुश्मनों को और ज़्यादा मोहतात होना पड़ा। भवानी शंकर और भीमा ने ट्रेन के अंदर खिड़कियों से देखा। एक हेलीकॉप्टर ट्रेन के दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ परवास कर रहा था। वो दोनों हेलीकॉप्टर ट्रेन से बहुत दूर थे। फासला इतना ज़्यादा था कि वो रॉकेट लॉन्चर की जद में नहीं आ सकते थे। भीमा तेजी से दौड़ता हुआ इंजन में गया। वहां से रॉकेट लॉन्चर उठाकर इंजन और पहली बोगी के दरमियान प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। इसके साइड वाले छोटे दरवाजे से निकलकर लोहे की पतली सीढ़ी पर चढ़ने लगा। नीलिमा और चांदनी इसे देख रही थीं। असद ने छत पर रेंगते हुए दाएं बाएं हेलीकॉप्टर को देखा तो समझ गया कि दुश्मन मोहतात हो गए होंगे और पहले की तरह भीमा फिर रॉकेट लॉन्चर लेकर छत की तरफ आएगा, और यही हो रहा था। असद ने देखा एक रॉकेट लॉन्चर छत पर आ रहा था। भीमा इस भारी लॉन्चर को छत पर रखकर ऊपर आना चाहता था। असद ने क्लाशनिकोव से निशाना लिया। पहले भीमा का सर उभरा। वो बाएं तरफ वाले हेलीकॉप्टर को देखता हुआ ऊपर आ रहा था। असद ने ट्रिगर दबाया। तड़ातड़ की आवाज़ों के साथ कई गोलियां निकलीं। भीमा के हलक से भी चीखें निकलने लगीं। इसके दोनों शानों और सीने पर कुछ गोलियां पेवस्त हुईं, कुछ आर पार हो गईं। वो तो जैसे हाथी था। इतनी गोलियां खाने के बावजूद लोहे की सीढ़ी को थामकर संभलने की कोशिश कर रहा था। असद ने रॉकेट लॉन्चर को अपनी तरफ खींच लिया, फिर रेंगते हुए आगे बढ़कर देखा। भीमा लोहे की सीढ़ी से लिपटा हुआ गहरे गहरे सांस ले रहा था। असद ने उससे निशाने पर रखते हुए पूछा, बोल, CD3 किसके पास है, तेरे पास या भवानी शंकर के पास है? वो कई गोलियां खा चुका था। एक गोली तो सीधे दिल के पास पेवस्त हुई थी। फिर भी बड़ा सख्त जान था। लिबास के अंदर हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल रहा था। असद ने फिर एक के बाद तीसरे कई गोलियां चलाईं। भीमा के हलक से आखिरी चीख निकली। वो इंजन और बोगी के दरमियान इधर उधर टकराता हुआ पहियों के नीचे चला गया। नीलिमा और चांदनी दरमियानी प्लेटफॉर्म पर थीं। चांदनी की पिस्तौल का रुख इंजन ड्राइवर रजब अली की तरफ था। नीलिमा ने भीमा की मौत का मंजर देखा तो दंग रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक हाथी जैसा साथी यूं अचानक इतनी आसानी से मारा जाएगा। वो साइड वाले छोटे दरवाजे से ऊपर छत की तरफ फायर करने लगी। असद फौरन ही पीछे चला गया और सोचने लगा कि इंजन के अंदर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। इधर भवानी शंकर कंट्रोल रूम के माइक के पास खड़ा चीख चीख कर नवाब शाह के कंट्रोल रूम वालों से कह रहा था, इन हेलीकॉप्टरों को वापस जाने के लिए कहो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं ट्रेन के एक भी मुसाफिर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त उसने इंजन और पहली बोगी के दरमियान मुसलसल फायरिंग की आवाज़ सुनी। वो समझा कि भीमा हेलीकॉप्टर की तरफ फायर कर रहा है। दूसरी बार फायरिंग के साथ ही भीमा की एक चीख सुनाई थी। वो दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ जाने लगा। असद ने सोच लिया कि इंजन में घुसने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इंजन को तमाम बोगियों से अलग करना चाहिए, लेकिन वो नीचे जाकर इंजन के वैक्यूम को पहली बोगी से अलग नहीं कर सकता था, क्योंकि नीलिमा साइड वाले दरवाजे से गोलियां चला रही थी। इसने छत पर रखे हुए रॉकेट लॉन्चर को संभाल लिया। दिल में सोचा, जो होगा देखा जाएगा। इसने नीचे वैक्यूम निशाना लेकर रॉकेट लॉन्चर को चला दिया। जबरदस्त धमाके के साथ वैक्यूम के
चीथड़े उड़ गए। दरमियानी प्लेटफॉर्म को झटके लगने लगे क्योंकि इंजन अपनी तेज़ रफ्तारी के बायस बोगियों से अलग हो रहा था। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि छत पर असद संभल न सका और हाथ से क्लाशिनकोव छूट गई। वो लुढ़कता हुआ नीचे गिरते गिरते लोहे की सीढ़ी को पकड़कर संभल गया। बोगी के अंदर भवानी शंकर दूसरे मुसाफिरों के साथ झटके खाकर फर्श पर गिरता हुआ दूर चला गया। औरतों, मर्दों और बच्चों की चीखों पुकार ऐसी थी जैसे कयामत आ गई हो। असद छलांग लगाकर इंजन की लोहे वाली सीढ़ी पर आ गया। इसी वक्त दरमियानी प्लेटफॉर्म टूट गया। इंजन अलग होकर तेज़ रफ्तारी से आगे जाने लगा। दूसरी तमाम बोगियों की रफ्तार कम होने लगी। वो पूरी ट्रेन इंजन के बगैर पहली जैसी तेज़ी से आगे नहीं जा सकती थी। अब उसे कुछ फासले तक जाकर रुक जाना था। भवानी शंकर फर्श पर लुढ़कता हुआ दूर तक गया था, फिर संभल कर खड़ा हो गया। दौड़ता हुआ दरवाजे के पास आया, फिर इसे खोलकर बाहर देखते ही बौखला गया। इंजन अलग होकर दूर जा रहा था। इंजन के पिछले दरवाजे पर नीलिमा खड़ी हुई थी और हाथ हिला हिलाकर इसे बुला रही थी। इनके दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था। इंजन के बगैर भी ट्रेन की रफ्तार अभी ऐसी थी कि भवानी शंकर बाहर छलांग लगाता तो पहियों के नीचे चला जाता। वो रफ्तार के सुस्त होने का इंतजार करने लगा। इसने देखा दूर जाने वाले इंजन की छत पर असद बैठा हुआ था। शंकर छत की तरफ इशारा करते हुए नीलिमा को समझा रहा था कि दुश्मन सर पर मौजूद है, लेकिन वो इशारों को समझ नहीं पा रही थी। इसने पलटकर कंट्रोल रूम के इंचार्ज से पूछा, कंपार्टमेंट के दरवाज़ों की चाबियाँ किसके पास हैं? इसने कहा, गार्ड के पास हैं, और गार्ड तीसरी बोगी में था। इसने दरवाजे के पास आकर खिड़की के शीशे को राइफल 7mm के दस्ते से तोड़ा, फिर इस खिड़की से निकलकर बाहर आ गया। तीसरी बोगी के आखिरी कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ ब्रिगेडियर और मेजर खड़े थे। उन्होंने भवानी शंकर को देखते ही फायरिंग शुरू की। इसने ट्रेन से छलांग लगा दी और ढलान पर दूर तक लुढ़कता चला गया। इसके 2 गनमैन दूसरी बोगी में थे। वो भी दरवाजे की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर आ गए। अपने दादा की तरह छलांग लगाकर ढलान पर वो लुढ़कते जा रहे थे। ब्रिगेडियर और मेजर वगैरह भी छलांगे लगाना चाहते थे, लेकिन नीचे ढलान से होने वाली फायरिंग ने इन्हें ट्रेन के अंदर छुपने पर मजबूर कर दिया था। वो वहीं से जवाबी फायरिंग करने लगे, मगर फरार होने वालों का कुछ नहीं बिगड़ रहा था। भवानी शंकर को बहुत दूर निकल जाने का मौका मिल गया था। नीलिमा ने इंजन ड्राइवर रजब अली को निशाने पर रखते हुए कहा, इसे रोको, मेरा मर्द आने वाला है। वो हुक्म की तामील करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार कम करने लगा। वो इंजन तेज़ रफ्तारी के बायस कई किलोमीटर दूर चला गया था। एक तवील मोड़ के बायस पीछे रह जाने वाली ट्रेन नज़र नहीं आ रही थी। असद लोहे की सीढ़ी से उतर रहा था। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर था। नीलिमा ने इसे देखते ही फायर किया। रिवॉल्वर हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। वो इंजन के अंदर आया तो निहत्था हो चुका था। नीलिमा ने इसको निशाने पर लेते हुए पूछा, भीमा को तूने मारा था? असद ने कहा, तू मेरे सवाल का जवाब दे, क्या CD3 तेरे पास है? वो बोली, अबे श्रीके, CD लेकर क्या करेगा? मरने के बाद अपनी अम्मा को ले जाके देगा। चांदनी ने पूछा कि CD3 क्या चीज़ है? वो बोली, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का एक राज है, हम इसे इंडिया ले जा रहे हैं। असद ने कहा, तुम्हारा बाप भी यहाँ से एक दिन का चुरा कर नहीं ले जा सकेगा। तुम सिर्फ इतना बता दो कि ये CD तुम्हारे पास है या भवानी शंकर के। इसने गोली चला दी। असद फुर्ती से उछलकर एक तरफ हो गया। इसने दूसरी बार निशाना लेना चाहा। चांदनी ने पिस्तौल की नाल को इसकी कनपटी से लगाकर कहा, नहीं नीलिमा, गोली मत चला। जिंदा रहना चाहती है तो रिवॉल्वर फेंक दे। वह हैरानी से बोली, चांदनी, तेरा भेजा खराब हुआ है, तू मेरे को गोली मारेगी? नीलिमा, तू माँ बनने वाली है, मैं तुझे गोली नहीं मारूंगी। CD इस जवान को दे दे। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तू मेरे को धोखा दे रही है। क्या करूं? मैं यहाँ की तवाइफ हूँ और तू अपने देश की तवाइफ है। हम लाख बुरे सही अपने अपने वतन से गद्दारी तो नहीं कर सकते। तूने अभी तक रिवॉल्वर फेंका नहीं है, मैं गोली चला दूंगी। नीलिमा ने अचानक ही चांदनी के पेट में कोनी मारी और फिर पलट कर इसे गोली मारना चाहती थी।
इससे पहले ही असद ने इसे लात मारी। वो लड़खड़ाती हुई दूर जाकर गिरी। असद ने छलांग लगाकर इसे दबोच लिया और इसे रिवॉल्वर छीनकर पूछा, सीडी कहाँ है? वो बोली, मेरे को जान से मार दे, मैं नहीं बताऊंगी। चांदनी ने असद से कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले नीलमा की सलामती चाहती हूँ। इसे हलाक न करो, ये माँ बनने वाली है। वो उठकर खड़ा हो गया। चांदनी से बोला, इसके लिबास में देखो, इसे समझाओ, हम एक माँ बनने वाली को नहीं मारेंगे, लेकिन ये सीडी हमारे हवाले कर दे। चांदनी ने ऊपर से नीचे तक इसके लिबास को अच्छी तरह से टटोल कर देखा, फिर बोली, इसके पास नहीं है। फिर वो नीलमा से बोली, तूने अब तक मुझ पर भरोसा किया था, मुझे मोहब्बतें दी थीं, मैं भी तुझे चाहती हूँ, तुझे किसी तरह नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। तू मेरे वतन को नुकसान ना पहुँचा। बता दे, वो सीडी कहाँ है? मैं किसी सीडी के बारे में कुछ नहीं जानती। अपने इस बच्चे को तो जानती है, जिसे तू पैदा करने वाली है। क्या इसे पैदा नहीं करना चाहती? इसने चौंक कर देखा। चांदनी ने कहा, हम जब माँ बनने वाले होते हैं तो हमें दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है। ये मेरा अपना तजुर्बा है। मैंने भी अपने एक आशना के बच्चे को जन्म दिया था। तू भी हर कीमत पर इसे जन्म देना चाहेगी। तू माँ बनने का हक रखती है, इसलिए जिंदा रहने की बात कर नीलमा। इसने परेशान होकर चांदनी को देखा, फिर इसकी शानी पर हाथ रखकर बोली, मरने से पहले एक ही आरज़ू है, अपने शंकर के बच्चे को जन्म दूं, इसे दोनों हाथों से उठाकर सारी दुनिया को दिखाऊं। ये जवान हमारी बातें सुन रहा है, मेरी बात को सच मानता है तो मान ले। भवानी शंकर ने मुझे सीडी नहीं दी है। असद ने इंजन के बाहर आकर देखा, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। दूसरा हेलीकॉप्टर ट्रेन की तरफ आ रहा था। वो करीब नहीं आ रहे थे। पहले वो जानना चाहते थे कि दुश्मन कहाँ है और इनका रॉकेट लॉन्चर ट्रेन में है या इंजन में छुपा हुआ है। यह अंदेशा था कि अचानक कहीं से इस रॉकेट लॉन्चर को चलाया जा सकता है। असद ने इंजन ड्राइवर से कहा, पता नहीं हम कितनी दूर निकल आए हैं, इंजन को वापस ले चलो। चांदनी ने कहा, जरा रुक जाओ, मैं इन झाड़ियों के पीछे जाऊंगी। असद ने पूछा, वहाँ क्यों जाओगी? समझा करो, नादान बच्चे तो नहीं हो। नीलमा ने कहा कि मैं भी चलूंगी, मेरे को भी ज़रूरत है। इसने सोचती हुई नज़रों से इन दोनों को देखा। चांदनी पर भरोसा था, इसके बाद पिस्तौल भी था। वो बोला, ठीक है जाओ, इस औरत से होशियार रहना, मैं यहाँ से निगरानी करूँगा, इसे रिवॉल्वर की रेंज से दूर न ले जाना। वो दोनों इंजन से उतरकर छड़ियों की तरफ जाने लगी। नीलमा ने कहा, तेरा क्या ख्याल है, ये आर्मी वाले मेरे को पकड़ने के बाद जिंदा रहने देंगे? क्या मैं शंकर के बच्चे को जन्म दे सकूंगी? तुम्हारे पास सीडी नहीं है, तुमने कोई संगीन जुर्म नहीं किया, सिर्फ एक मुजरिम के साथ रहती हो। मुजरिम का साथ देने की सज़ा कुछ ज़्यादा नहीं होगी, तुम कैदी बनकर जिंदा रहोगी। तुम भी माँ हो, क्या मैं जेल में रहकर अपने बच्चे को जन्म दूंगी? तुम चाहो तो मैं अपने देश में जाकर अपने बच्चे की माँ बन सकती हूँ। तुम चाहती हो मैं तुम्हें यहाँ से फरार होने का मौका दूँ? मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम भी भरोसा करो और इस तरह मेरी तलाशी ले लो अच्छी तरह से। मैं कुछ चुरा कर नहीं ले जा रही हूँ, बस आज़ाद रहकर अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। वो दोनों झाड़ियों के पीछे आ गईं। इंजन और असद दोनों नज़रों से ओझल हो गए। चांदनी ने कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर मैं मजबूर हूँ। कानून के खिलाफ तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगी, फरार नहीं होने दूँगी, और अगर होने दूँगी तो मुजरिम बन जाऊँगी, मुझ पर मुसीबतें आएंगी। नीलमा ने अचानक इसके मुंह पर उल्टा हाथ रसीद कर दिया। इससे पहले कि वो संभलती, इसकी टांग पर टांग मारकर नीचे गिरा दिया। वो तंजीम की तरबियत याफ्ता थी। इसके हाथ को एक ठोकर मारी तो पिस्तौल हाथ से निकलकर दूर चला गया। चांदनी जमीन पर गिरी पड़ी थी, उठना चाहती थी। नीलमा ने एक भारी पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। इसके हलक से एक चीख भी न निकल सकी और एक करह के साथ इसकी आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हो गई थी। नीलमा पिस्तौल को उठाकर झाड़ियों के पीछे झुकती हुई दौड़ने लगी। बहुत दूर रेलवे ट्रैक के मोड़ पर इंजन धुंधला नजर आने लगा। असद उधर देख रहा था जिधर वो दोनों गई थीं। नीलमा झाड़ियों से निकलकर
झुकती हुई रेलवे लाइन की दूसरी तरफ वाली झाड़ियों के पीछे चली गई। असद ये सोच भी नहीं सकता था कि वो डॉज देकर इंजन के दूसरी तरफ जा चुकी है। वो इंतज़ार के बाद सामने वाली झाड़ियों की तरफ जाने वाला था। नीलिमा को फरार होने का मौका मिला था, लेकिन वो भवानी शंकर को छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसकी दीवानी थी। ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं उसे गिरफ्तार न कर लिया गया हो। वो झाड़ियों और दरख्तों के पीछे छुपते हुए ट्रेन की तरफ जा रही थी। दिल घबरा रहा था कि शंकर कहाँ रह गया है, इसके पास क्यों नहीं आ रहा है, रास्ते में रुकावटें हैं, वो दूसरी तरफ निकल गया है क्या। वैसे ये यकीन था कि अपनी नीलिमा को छोड़कर नहीं जाएगा, जान पर खेलकर भी इसे अपने साथ ले जाएगा। भवानी शंकर भी नीलिमा के लिए फिक्रमंद था और इसके पास पहुंचने के लिए इंजन की तरफ जाना चाहता था, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता ऐसा था कि वो हेलीकॉप्टर वालों की नज़रों में आ जाता। वो ब्रिगेडियर और मेजर वगैरह की पहुंच से दूर निकल आया। इसके 2 गनमैन इनसे निपट रहे थे। अब हेलीकॉप्टर वालों को डॉज देना था, इसलिए वो एक लंबा चक्कर काटकर इंजन की सिमत जाने लगा। आर्मी के एक जवान ने ट्रेन की छत पर जाकर हेलीकॉप्टर वालों को हाथ की मखसूस हरकत से सिग्नल दिए। इन्हें समझाया कि खतरा नहीं है, वो ट्रेन के करीब आ जाएं, लिहाजा वो परवास करते हुए करीब आ रहे थे। असद ने बड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद आवाज़ दी, अरे तुम दोनों कहाँ हो, इतनी देर क्यों हो रही है। वो इंजन से उतरकर बोला, जवाब दो वरना मैं आ रहा हूँ। इसे जवाब नहीं मिला। वो तेज़ी से चलता हुआ झाड़ियों के पीछे आया। फिर चांदनी को ज़मीन बोझ देखकर ठिठक गया। इसके सर से खून बह रहा था। इसने करीब आकर झुककर इसे देखा। नीलिमा कहीं भागती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। इसने इधर उधर झाड़ियों के पास जाकर देखा और फिर मायूस होकर चांदनी के पास आया। इसे दोनों बाजुओं में उठाकर इंजन में ले आया। ड्राइवर से बोला, ट्रेन की तरफ वापस चलो। इंजन वापस जाने लगा। भवानी शंकर एक जगह झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। इंजन को आते देख रहा था। इसके पिछले दरवाजे पर नीलिमा नजर नहीं आ रही थी। ये समझ में आने वाली बात थी कि इंजन वापस ट्रेन की तरफ जा रहा है, तो फिर नीलिमा वहाँ नहीं होगी, वो अपने दुश्मनों की तरफ नहीं जाएगी। वो मायूस होकर सोचने लगा, वो कहाँ होगी, दुश्मनों से बचने के लिए पता नहीं कहाँ छुपती फिर रही होगी। वो इंजन के पास गुजरने का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद रेलवे लाइन के उस पार जाकर उसे तलाश करना चाहता था। नीलिमा उसके लिए कितनी अहम थी, ये वही जानता था। दिल इसके लिए तड़प रहा था। इस बेचैनी में इसने इंजन के दूर जाने का इंतज़ार भी नहीं किया। जैसे ही वो सामने से गुजरा, भवानी शंकर झाड़ियों से निकलकर रेलवे लाइन की तरफ भागने लगा। इसी वक्त असद ने इसे देखते ही फायर किया। गोली इसके करीब से गुजरती हुई गई। वो उछलकर एक झाड़ी के पीछे चला गया। असद ने इंजन के दरवाजे से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरकर कलाबाजियां खाता हुआ दूर तक चला गया। भवानी शंकर ने कई गोलियां चलाईं, लेकिन वो मुतहर्रिक रहने के बाइस बचता चला गया। फिर उठकर दौड़ते हुए जवाबी फायर करने लगा। अब वो आगे पीछे दौड़ रहे थे, कभी झाड़ियों के पीछे और कभी दरख्तों की ओर से एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे। भवानी शंकर किसी से टकराए बगैर नीलिमा को लेकर वहां से निकल जाना चाहता था। ये इसकी बदकिस्मती थी कि असद इसके पीछे पड़ गया था। ये भी अंदेशा था कि मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें सुनकर आर्मी वाले चले आएंगे। असद की तरफ से फायरिंग रुक गई। इसके रिवॉल्वर में सिर्फ 2 गोलियां रह गई थीं। अब वो अंधाधुंध गोलियां चलाकर इसे दहशतज़दा नहीं कर सकता था। जब वो वाज़ेह तौर पर निशाने पर आता तभी फायर कर सकता था। भवानी शंकर सोचने लगा, दुश्मन चुप क्यों हो गया, गोली क्यों नहीं चला रहा है, क्या इसके पास गोलियां नहीं रहीं या वो चालाकी से छुप कर आ रहा है। वो दरख्तों की आड़ लेता हुआ भागने लगा। आगे एक पुख्ता सड़क थी। दूर से एक मोटरसाइकिल सवार चला आ रहा था। इसके करीब आते ही भवानी शंकर ने इसे गोली मार दी। वो अपनी गाड़ी से उछलकर दूर जाकर गिर पड़ा और फिर उठ ना सका। फरार होने के लिए एक गाड़ी मिल गई थी। वो इस पर सवार होकर जाने लगा। इत्मीनान हुआ कि असद से पीछा छूट गया है। जरा देर का इत्मीनान था। गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो गोली करीब से गुजर गई। दूसरी गोली की आवाज़ के साथ मोटरसाइकिल का टायर बस्ट हो गया। मोटरसाइकिल बेकाबू होकर एक तरफ गिर गई। सवार फिजा में उछलकर असद के कदमों में आ गिरा।
اس نے ایک ٹھوکر بھوانی شنکر کے منہ پر ماری۔ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر کہیں گر گئی تھی۔ وہ دونوں ہی نہتے ہو گئے تھے۔ بھوانی شنکر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر گھوم کر ایک کک ماری۔ اسد مار کھا کر پیچھے لڑکھڑا گیا۔ دوسری بار اس نے کک مارنے والے کی ٹانگ پکڑ کر دوسری طرف اچھال دیا۔ دونوں کے درمیان ٹھن گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور مار کھا رہے تھے اور لہو لہان ہو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بری طرح ہانپنے لگے۔ بھوانی شنکر نے پریشان ہو کر پوچھا، ابے تو کون ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ کیا تو فوجی ہے؟ وہ بولا، پاکستان کا ہر شہری اپنی ذات میں ایک پوری فوج ہے۔ کوئی ہمارا ایک قطرہ خون بھی چرانا چاہے گا تو ہم اس کے پورے وجود سے لہو نچوڑ لیں گے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ وہ CD3 مجھے دے دو۔ تم اس CD کے لیے مجھ سے دشمنی کر رہے ہو؟ مجھے پہلے بتانا تھا نا۔ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول کر نجات حاصل نہیں کر سکو گے۔ اسد نے اس کے منہ پر ایک گھوسا مارا۔ اس کا منہ گھوم گیا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ اسی وقت فائرنگ ہونے لگی۔ بھوانی شنکر کے آس پاس گولیاں برس رہی تھیں اور مٹی اڑتی جا رہی تھی۔ آرمی کے جوان پہنچ گئے تھے۔ بریگیڈیئر میجر اور شجاعت علی ایک جیپ میں آئے تھے۔ اسد نے کہا، سر یہ کہہ رہا ہے کہ CD3 اس کے پاس نہیں ہے، اس کی تلاشی لی جائے۔ ایک افسر نے کہا کہ اس کے لباس کی تلاشی لو۔ اس کے لباس کی تلاشی لی، وہ CD3 اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، میری کھال اتارو گے تب بھی وہ CD3 نہیں ملے گی۔ اسے جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں محفوظ ہے۔ میجر نے کہا، CD اس عورت کے پاس ہوگی جو اس کے ساتھ تھی۔ اسد نے کہا، اس کا نام نیلما ہے۔ ایک عورت چاندنی نے میرے ساتھ نیلما کی تلاشی لی تھی۔ وہ CD اس کے لباس میں نہیں تھی۔ بھوانی شنکر نے بڑے فخر سے کہا، وہ میری جان ہے۔ بڑے بڑے گھاگ جاسوس بھی اس کی تلاشی لے کر اس سے چوری کا مال نہیں نکال سکتے۔ وہ پکی طوائف ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہکہا لگانے لگا۔ ایک جوان نے اس کے منہ پر گھوسا مارا۔ کہکہا ایک دم سے رک گیا۔ بریگیڈیئر نے کہا، نیلما کی تلاشی لینے والی عورت اناڑی تھی۔ CD اسی کے پاس ہے، اسے تلاش کیا جائے، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ بھوانی شنکر کو ہتھکڑی پہنا دی گئی۔ آرمی کے جوان نیلما کو تلاش کرنے کے لیے دور دور تک پھیل گئے۔ ناک کو پٹارے میں بند کرو تو ناگن خود ہی اسے تلاش کرتے ہوئے سپیرے کے پاس چلی آتی ہے۔ نیلما اپنے بھوانی شنکر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی سلامتی کے لیے فکر مند تھی۔ انہی اطراف میں اسے تلاش کر رہی تھی اور چھپتی پھر رہی تھی۔ ایک جگہ وہ پکڑی گئی۔ اسد آرمی افسران کے ساتھ ٹینٹ کے پاس تھا۔ فری اسے زندہ سلامت پا کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ نیلما کو وہاں لایا گیا۔ دو عورتوں نے اس کے لباس کی تلاشی لی، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو ٹٹول کر دیکھ لیا، مگر CD3 برآمد نہیں ہوئی۔ انٹیلیجنس کا زخمی افسر شجاعت علی سوچتی ہوئی نظروں سے نیلما کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے اسے یاد آیا۔ اس نے بریگیڈیئر سے کہا، سر میں نے نیلما اور بھوانی شنکر کا مکمل ریکارڈ پڑھا ہے، ان کی تصویریں بھی دیکھی ہیں، یہ تصویر میں مختلف نظر آ رہی ہے۔ بریگیڈیئر نے پھر اس کی تلاشی لینے کو کہا۔ جامع تلاشی کے نتیجے میں CD برآمد ہوئی، اسے بھی ہتھکڑی پہنا دی گئی۔ اسد نے پوچھا، سر مجھ پر ڈکیتی اور 2 قتل کے الزامات ہیں، کیا مجھے بھی ہتھکڑی پہنائی جائے گی؟ بریگیڈیئر طارق محمود نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، جس کے پیش نظر کوئی تمہیں ڈاکو اور قاتل نہیں کہے گا بلکہ تمہیں سلوٹ کرے گا۔ بریگیڈیئر کے ساتھ آرمی کے تمام جوانوں نے اسے سلوٹ کیا۔ فری خوشی کے مارے اسد کے بازو سے لگ گئی۔ اس کی آنکھیں مسرتوں سے بھیگ رہی تھیں۔